आज से हमारी बिजनेस स्टडीज इन सीबीएसई एंड कॉमर्स इन आईएससी की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो आपको सबसे पहले दो चार बातें मैं क्लियर कर देता हूं क्लास के बारे में। जैसे रिकॉर्डेड वीडियो हर क्लास का मिलता है, अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का, इसका ही मिलेगा। बट ये वीडियो सबको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ उनको मिलेगा हु हैव जॉइंड द क्लास। कुछ बड़े चतुर टाइप के होते हैं, उनको लगता है वीडियो फ्री मिल रहा तो क्लास करके करेंगे क्या। अब ये सारे वीडियोज एनक्रिप्टेड हो जाएंगे एंड आई विल बी टेकिंग योर ईमेल आईडीज। सिर्फ उसी ईमेल आईडी पे वो वीडियो चलेगा, दूसरी ईमेल आईडी पे वीडियो चलेगा ही नहीं। तो फोकट की सेवाएं खत्म है इस साल। कोविड चला गया, फोकट की सेवाएं खत्म। समझ में आ गई बात। और उसके बाद अब आपको नोट्स वगैरह जो आपने कॉपी जैसे अकाउंटेंसी की बनाई है तो इसकी एक क्लास कॉपी आप बना लीजिएगा। टेस्ट कॉपी जो होगी वो एमसीक्यू और रिटन दोनों चलेगी। ओके, हैंड रिटन नोट्स आपके साथ साथ बनेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे। और जितना सिलेबस का कॉम्पोजिशन है, यू विल बी गेटिंग ऑल दिस कॉम्पोजिशन इन पीडीएफ टेक्स्ट फॉर्म, जेरोक्स कॉपी। गॉट इट क्लियर। तो आपको नोट्स अलग से खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। जितना कंटेंट नोट्स में आप पीपीटी देखकर लिखेंगे वो लिख लीजिएगा, और बाकी आपको मैं जेरोक्स प्रोवाइड करा दूंगा। समझ में आ गई बात। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में न्यू हेडिंग डाल लें एंड द हेडिंग इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। बड़ा धमाकेदार शब्द है, बड़ी बढ़िया चीज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो बिजनेस स्टडीज की या कॉमर्स की एक कॉपी बना लीजिए एंड पुट द हेडिंग इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। चलो, तो भाई मैनेजमेंट शब्द आपको नजर आ रहा है। इस शब्द को मैं कुछ हिस्सों में तोड़ रहा हूं आपके लिए। और कैसे तोड़ रहा हूं? इट्स मैनेज मेन टैक्टफुली। समझ में आ गया। तो हमारे टीचर्स ने जब हमको सिखाया था व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन बॉयज स्कूल इन द ईयर 96 97, तो हमने मैनेजमेंट क्लास 11 में पढ़ा था बेसिकली थोड़ा सा। तो हमारे केशव गिल्डियाल सर थे, बड़े जीनियस आदमी थे। तो ही टॉट द कंटेंट लाइक दिस। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेज मेन टैक्टफुली। तो आपको मैनेजमेंट कोई सिखा नहीं सकता, ये आपके खून में होता है। आपको कैसे चीजों को मैनेज करना है ये आपके खून में आएगा कैसे? जब आप चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि आपका पूरा घर अस्त व्यस्त ना हो, उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? दादी माँ का। दादी माँ के बात करें तो बड़ी माँ का। बड़ी माँ के बात करें तो आपकी मम्मी या चाची जी हो गई मान लीजिए। तो वर्ल्ड के बेस्ट मैनेजर्स कौन होते हैं? हमारी देश की गृहिणियां। इनसे ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट किसी का नहीं होता। साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है। कंधे के ऊपर का जो पावर है वो गर्ल्स में, फीमेल्स में, मेल्स के कंपैरिजन में 27 टाइम्स ज्यादा होता है। अब लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों AIR 1 पे लड़कियां ज्यादा होती हैं और लड़के कम होते हैं। तो लड़कों को 27 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लड़कियों के साथ कॉम्पीट करने के लिए। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज में आपने देखा होगा कि हेड पोजीशन पे जनरली लेडीज आर एम्प्लॉयड। इंदिरा नूई जी का नाम आपने सुना होगा, पेप्सिको की CEO थी, अब रिटायर हो गई है लगभग। हिंदुस्तान में होती तो चूल्हा चौका बर्तन करती रहती। गॉट इट क्लियर। ये तो अच्छा था, उनके माँ बाप को थोड़ी सी अकल थी, बाहर निकल गई तो हाई पोस्ट पे आ गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी मम्मी ने किस कॉलेज से MBA किया है, आप बोलेंगे सर क्या मजाक की बात कर रहे हैं, मम्मी के जमाने में ये पढ़ाई उतनी ज्यादा फ्लरिश्ड ही नहीं। तो मम्मी ने MBA नहीं किया, बट शी नोज हाउ टू मैनेज द हाउस। यस और नो चिल्ड्रन? आपके पापा बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, भाई उन्होंने कौन से कॉलेज से MBA किया मेरे को बताइए, मैं भी वहीं से कर लूं। सर फिर आप मजाक की बात कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? पापा के जमाने में भी सर MBA उतना फ्लरिश्ड नहीं था, बट स्टिल ही इज एबल टू डू बिजनेस। तो ये मत सोचिएगा कि MBA करने के बाद आप बिजनेस करना सीख जाते हैं, कभी ऐसा नहीं होता। इट इज योर इनर इंस्टिंक्ट बेसिकली। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन भी क्लास चल रही है, ऑनलाइन भी क्लास चल रही है, तो आई एम मैनेजिंग द थिंग्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? मैनेजमेंट। बच्चा एब्सेंट हो गया, मैंने हैंड इन हैंड देख लिया कितने आए कितने गायब हैं, प्रेजेंट एब्सेंट लगा दिया और फिर मैसेज भेज दिया वाई एब्सेंट का। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट। तो प्लीज नोट डाउन दिस ब्यूटीफुल टेक्स्ट, मैनेज मेन टैक्टफुली। और जब हम मेन यहां लिख रहे हैं तो मेन का मतलब है ग्रुप ऑफ पर्सन। वो मेन भी हो सकते हैं एज वेल एज विमेन भी हो सकते हैं। ओके, तो बेसिकली जरूरत क्या है सर? थ्योरी का सब्जेक्ट है, 11th में तो हमें जरूरत पड़ी नहीं एडिशनल गाइडेंस की किसी से भी। 11th क्लास का जो कंटेंट था वो डायरेक्ट कंटेंट था, 12th का जो कंटेंट है वो इनडायरेक्ट है। प्लस CBSE का जो पेपर बनता है बिजनेस स्टडीज का, IIM के लेवल का पेपर होता है बच्चों। केस स्टडी होती है, पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, बट जब उसमें से आंसर निकालना पड़ता है नानी याद आ जाती है।
तो फॉर आईएससी स्टूडेंट्स माय लेक्चर्स आर बेनिफिशियल फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशंस, क्योंकि वहां पे एमसीक्यू आएगा, रिटन आंसर नहीं आता। बट फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स 12th में भी बेनिफिशियल है एज वेल एज सीयूईटी में तो बेनिफिशियल है ही है। तो कंटेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो जब आप आंसर लिखेंगे मैनेजमेंट का एग्जाम में 4 नंबर वाला 6 नंबर वाला, और आपने लिख दिया मैनेजमेंट टैक्टफुली इस तरह से, टीचर समझ जाएगा कि यू आर एन एजुकेटेड ब्रेन, आपके पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ है। समझ में आ गई बात? चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो भाई यहां पे आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है मैनेजमेंट का, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल। हर किताब सीबीएसई, आईएससी, यूपी बोर्ड की यही बोलती है, स्टेट बोर्ड की, देयर आर 3 लेवल्स। पढ़ने से साबित हो जाएगा देयर आर नॉट 3 लेवल, देयर आर 4 लेवल्स। चौथे लेवल के बारे में ज्यादा एम्फसाइज किया नहीं गया है। देन वील स्टडी की मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन। कुछ लोग बोलते हैं सर मैनेजमेंट की स्पेलिंग को नाप के लिखना, 6.5 इंच में लिख देंगे, इट्स अ साइंस। बड़ा स्पाइरल वगैरह चला के कैलीग्राफी पेन से लिखना, इट्स एन आर्ट। और सर वो एमबीए कर लिए जाके किसी इंस्टीट्यूशन से जाके और वहां पढ़ाने लग गए, टीचर बन गए एमबीए के, तो प्रोफेशन हो गया। टोटल बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टीचिंग क्या है, कुकिंग क्या है, तो आप बोलेंगे सर टीचिंग और कुकिंग एक प्रोफेशन है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी मम्मी ने भी संजीव कपूर जी को ज्वाइन किया, जो एक सबसे अच्छे शेफ माने जाते हैं इंडिया के। मेरी मम्मी ने भी ज्वाइन कर लिया। दोनों को बटर पनीर मसाला इन गार्लिक फ्लेवर बनाना सिखाया गया। बट 15 दिन बाद जब दोनों लोग कोर्स करके आ गई, तो आपकी मम्मी का बटर पनीर मसाला इन गार्लिक फ्लेवर का टेस्ट थोड़ा बेटर था मेरी मम्मी से। क्यों सर, ऐसा क्यों? एक चुटकी गरम मसाले की कीमत तुम क्या जानो कुक बाबू। तो वो गरम मसाला है वो पूरे टेस्ट को चेंज कर देगा। तो सीखना कैसे बटर पनीर मसाला बनेगा इज अ साइंस। हर वो चीज जो सेट रूल्स पे चलती है, बीएड मैंने भी किया, हर टीचर ने किया, बट मेरे एग्जाम्पल थोड़े वियर्ड टाइप के होते हैं, थोड़े अजीबो गरीब टाइप के होते हैं, एलियन टाइप होते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो एवरी स्टूडेंट इज टॉट हाउ टू टीच इन द बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स। हर पर्सन को कुकिंग सिखाई जाती है बाय द फेमस शेफ और कुक, रेसिपी क्या स्टेप बाय स्टेप चलना है। बट क्या सब लोगों के खाने का टेस्ट, सब टीचर्स के पढ़ाने का तरीका एक होता है? नो नो नो, ऐसा कभी नहीं होता। तो जो चीज किसी सेट रूल्स और गाइडलाइंस पे चलती है, आप उसे क्या बोलते हैं? साइंस। फैक्ट्री में बनने वाली गाड़ियां, क्या एक गाड़ी 2 इंच छोटी होती है, एक गाड़ी 2 इंच चौड़ी हो जाती है? नो, एग्जैक्टली सबका साइज सेम होगा। 0.01 mm का भी फर्क नहीं होगा अगर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है तो, 0.01 mm। बट टेलर से आप शर्ट स्टिच करवा लीजिए, 2 बार आपकी 2 शर्ट स्टिच करेगा, दोनों का साइज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बट इज इट सो इन केस ऑफ ब्रांडेड क्लोथिंग? इज इट सो इन केस ऑफ ब्रांडेड क्लोथिंग? ब्रांडेड क्लोथिंग में ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ब्रांडेड क्लोथिंग की जो मैन्युफैक्चरिंग है सेट रूल्स पे चल रही है। हल्दीराम का आप मसाले वाला समोसा खाइए, एक नहीं 50 पैकेट में से एक एक समोसा खा लीजिए, सबका टेस्ट एक होगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। मशीन से 4.5 ग्राम नमक है तो 4.5 ग्राम ही जाएगा, 4.501 भी नहीं होगा। बट मोहल्ले का लल्लू हलवाई, राजू हलवाई, कल्लू हलवाई, हो सकता है कुछ बच्चों का नाम भी इसमें आ गया हो, तो डोंट टेक इट अदरवाइज, ये लोग 4 बार समोसा बनाएंगे और चारों बार समोसे का शेप, उसमें ऑयल कंटेंट और टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। दैट इज नॉट बेस्ड ऑन सेट रूल्स। तो इसे हम बोलते हैं दैट इट इज अ साइंस, नो इट इज एन आर्ट। तो जो चीज सेट रूल्स पे चलती है आप उसे साइंस बोलते हैं, और जो पर्सन टू पर्सन वेरी होती है आप उसे क्या बोलते हैं? आर्ट। समझ में आ गया? इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये तो बात आपने सुनी होगी, गाना सुना होगा। ये गाना किस मूवी से था मेरे को नहीं पता, बहुत पुरानी मूवी थी। गाने के बोल तो सेम रहेंगे, चाहे मैं गाऊं अपनी बेकार आवाज में या आप गाएं अपनी सुरीली आवाज में, बट गाने का जो तरीका होगा, जो टोन होगी, जो पिच होगी, दैट वुड बी डिफरेंट। सो द लिरिक्स आर कॉल्ड एज साइंस, बट द वे ऑफ सिंगिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? आर्ट। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? गाड़ी चलाते समय क्लच को थोड़ा थोड़ा छोड़ना है, एक्सेलरेटर को थोड़ा थोड़ा दबाना है। आगे सौरभ सर आ जाए तो और तेज दबाना है एक्सेलरेटर को। तो भाई क्लच छोड़ना है, एक्सेलरेटर दबाना है, ये हो गया साइंस। बट आपने कभी क्लच छोड़ा, एक्सेलरेटर दबाया, गाड़ी बंद हो गई। किसी ने क्लच छोड़ा, एक्सेलरेटर दबाया, गाड़ी ठीक ठीक चल रही है। किसी ने क्लच छोड़ा, एक्सेलरेटर तेज दबाया, मेरे को सामने देख के मैं हट गया, खंबे से टकरा गया जाके। इट इज कॉल्ड एज एन आर्ट। समझ में आ गया?
एंड डेफिनेटली जब आप मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन, इट्स जस्ट लाइक दैट, मुकेश अंबानी जी ने बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर सेटअप किया, अपने पिताजी धीरू भाई अंबानी जी का एम्पायर बहुत आगे बढ़ाया, बट उन्हें पता था जो उनका बेटा है अनंत अंबानी, ये अभी उतना केपेबल नहीं है, तो अभी इसको असिस्टेंट की तरह काम सिखाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट सौरभ सर को बना देते हैं। दे आर एक्टिंग प्रोफेशनली। अपने घर के बच्चे को बाद में पोस्ट देंगे, पहले उससे देख लें कि काम आता है या नहीं आता। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? टाटास कोशिश करते हैं कि किसी फॉरेन पर्सन को, विदेशी आदमी को अपने ग्रुप का प्रेसिडेंट सीईओ बनाया जाए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि उनका मेजॉरिटी रेवेन्यू विदेश से आता है। आई रिपीट, मेजॉरिटी रेवेन्यू विदेश से आता है, तो वो एक इंटरनेशनल इमेज डेवलप होती है। तो जब आप प्रोफेशनली बिजनेस को हैंडल करने की बातें करते हैं और वो प्रोफेशनल्स आपके बिजनेस को हैंडल करेंगे, ना कि आपके घर वाले। तो दादाजी ने बिजनेस सेटअप किया, पापा उसको हैंडल कर रहे हैं, आपने 10 साल उस बिजनेस को चलाया है, बट उतनी अकल आपके पास नहीं जितनी मेरे पास है, तो योर फादर विल बी विलिंग टू अपॉइंट मी एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड यू एज द असिस्टेंट मार्केटिंग ऑफिसर। तो हेयर योर फादर्स डिसीजन इज प्रोफेशनल एंड नॉट सो कॉल्ड हार्मोनियल। तो कांग्रेस क्यों बेचारी बेकार हो गई? क्योंकि सोनिया गांधी जी भी चाहती थी कि उन्हीं का बेटा प्राइम मिनिस्टर बने, पार्टी के बाकी लोग नहीं चाहते थे। बट क्या बीजेपी में ऐसा होता है? नो, जो अच्छा है उसी को पोस्ट मिलेगी, रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। तो फंडामेंटल लॉजिक समझ में आ गया? तो जो क्लास कंट्रोल कर पाए वो मॉनिटर बनेगा, ना कि जो टीचर का चापलूस होगा वो मॉनिटर बनेगा। बातें समझ में आ रही है? पक्का? तो अगर क्वालिफाइड पर्सन को मॉनिटर बना दिया, इट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। चापलूस को बना दिया, इट्स एन आर्ट। समझ में आई कि नहीं आई बात? पक्का? कंफर्म? तो टीचर ने सबको एक जैसा पढ़ाया था, बट जब एग्जाम में लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर लिखने की बात आई, इंडिया गॉट टैलेंट, कुछ महान आत्माएं थी जिन्होंने वो सब भी लिख दिया जो टीचर ने कभी क्लास में बोला ही नहीं था। आर्ट। बट टीचर का पढ़ाना सेट स्टैंडर्ड सिलेबस सबको पढ़ाया गया है, इट्स अ साइंस। समझ में आ गया? इसके बाद आप नेचर, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। तो ये चीजें हमारे पहले चैप्टर में लगभग कवर हो जाएंगी। कैसे केस स्टडीज को आंसर करना है, तो पहले हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे और बीच बीच में उससे रिलेटेड केस स्टडीज का अलग कंटेंट मैं आपको डिलीवर करूंगा, तो उससे पता लगेगा कि केस स्टडीज को आंसर कैसे करना है। समझ में आई बात की नहीं? चलिए, सो व्हाट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल? आज अगर टाटाज, अंबानी सक्सेसफुल हैं, तो इज इट ओनली ड्यू टू रतन टाटा? द आंसर इज नो। इज इट ओनली ड्यू टू मुकेश अंबानी? द आंसर इज नो। धीरू भाई अंबानी जब बैक टू पवेलियन गए, भगवान को प्यारे हुए, तो उन्होंने अपने बिजनेस के 2 हिस्से करवा दिए अपनी वाइफ के थ्रू, और एक दे दिया बड़े बेटे मुकेश अंबानी को और एक दे दिया छोटे बेटे अनिल अंबानी को। अनिल अंबानी अव्वल दर्जे के आवारा थे, तो इसलिए उनका बिजनेस ठप हो गया, और मुकेश अंबानी का बिजनेस दिन दुगनी शाम चौगनी, रात ऑक्टा कोर, भोर में सुपर क्वाड कोर तरक्की कर गया। इट इज व्हाट इट इज, एवरीबडी हु इज कनेक्टेड विद द बिजनेस। समझ में आ गया? तो मैं कितना भी अच्छा बोलना जानता हूं, बट अगर मैं आपको कंटेंट समझा नहीं पा रहा हूं, या आप अच्छा आंसर लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप घर में रेगुलरली पढ़ नहीं रहे हैं, क्या कभी भी आपका स्कोर अच्छा होगा? एब्सोल्युटली नॉट, कभी ऐसा नहीं होगा। सो व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल? क्वेश्चन आप सब भी अपनी अपनी कॉपी में लिखें, और इसका पहला आंसर तो आपको नजर आ ही गया होगा। इट इज नॉट ओनली वन ह्यूमन बीइंग, बट इट इज द कंबाइंड एफर्ट ऑफ एवरीबडी। अब ये एवरीबडी में कौन कौन आएगा मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप ये प्रश्न लिखिए। इफ आई एम अ सक्सेसफुल टीचर, इट इज नॉट ओनली बिकॉज आई नो हाउ टू टीच। मेरे पास एग्जाम्पल है, ये वजह नहीं है चिल्ड्रन, एग्जाम्पल भी है, कंटेंट भी है, वो तो प्री रेक्विजिट है। मिट्टी और खाद तो होनी ही होनी चाहिए, बट अगर बारिश अच्छी नहीं होगी क्या पौधा पनप पाएगा? प्लीज ये मत बोलिएगा सर कैक्टस पनप जाता है, नहीं तो मैं आपका नाम कैक्टस रख दूंगा आज से। ओके, सो इट इज द लैपटॉप ऑल्सो, it is the credit which goes to Zoom Technologies also, it is the resources, the infrastructure, the air conditioner, the electricity, सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल करती हैं, ना कि सिर्फ वहां काम करने वाले लोग। तो सबसे पहला आंसर है आपका क्या? पापा एंड मम्मी, प्लांट एंड मशीन। द सेकेंड इज लैंड एंड बिल्डिंग। द थर्ड इज टेक्नोलॉजी। चोर के लिए भी यही साबित होता है, उसका प्लांट एंड मशीनरी क्या है? कटर, जिससे वो चेन काटता है। व्हाट इट क्लियर? लैंड एंड बिल्डिंग, पूरी दुनिया ही उसकी लैंड एंड बिल्डिंग है।
टेक्नोलॉजी जो आर्ट है उसके अंदर, ओके। देन वी हैव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब ये क्या होता है सर? भाई जियो जब लॉन्च हुआ इंडिया में तो उनको पता था कि अगर हम एक नया टेलीफोन सर्विस लेके आएंगे तो एयरटेल और वोडाफोन से कॉम्पीट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है जैसे डॉन को पकड़ना। तो मुकेश अंबानी साहब ने बड़े बड़े आईआईटीएंस वगैरह से डिस्कस किया, कहीं से एक चूरन मिल गया उनको, टेक्नोलॉजी को बदल दो। आई रिपीट, व्हाट? टेक्नोलॉजी को बदल दो। उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दुनिया यूज कर रही थी जीएसएम टेक्नोलॉजी, ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। कुछ लोग यूज कर रहे थे सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सीडीएमए टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें सिग्नल शॉर्ट रेंज का होता है, जीएसएम टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें सिग्नल लॉन्ग रेंज का होता है। बट ये ऑलरेडी एयरटेल और वोडाफोन प्रोवाइड कर रहे थे, एंड दिस टेक्नोलॉजी बच्चों यूज्ड टू बी वेरी 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 एक्सपेंसिव। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो बहुत महंगे थे। तो अंबानी साहब ने सोचा कि भाई अगर मैं भी वही काम करूंगा, महंगे इक्विपमेंट लगाऊंगा, तो मेरी लागत भी बहुत ज्यादा होगी, तो मैं कैसे एयरटेल से और वोडाफोन से कॉम्पीट करूंगा? तो एयरटेल वाले अपना मंथली इंटरनेट कनेक्शन के साथ पर मंथ 1500, 1600, 1800 रुपए चार्ज किया करते थे। इनको एक कंपनी मिल गई जिसके पास एक नई टेक्नोलॉजी का लाइसेंस था, और ये टेक्नोलॉजी थी वोल्टे, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले पूरी दुनिया में कंपनीज ने यूज किया जो इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग सर्विस देते थे। जैसे जूम है, जूम वोल्टे पे काम करता है बेसिकली, ये जीएसएम पे काम नहीं करता है। ऐसे आपने एस से एक कंपनी है उसका नाम सुना होगा, स्पाइक, या क्या था नाम? स्पाइक था कि स्पार्क था? ब्लू कलर का लोगो है, एस से है, स्काइप, नॉट स्पाइक, स्काइप। स्काइप का नाम सुना होगा। कंपनी ढेर सारी थी, सबसे ज्यादा फेमस थी। तो स्काइप दुनिया की ऐसी फेमस कंपनी थी जो इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती थी। सर कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं कहना कुछ ऐसा चाह रहा हूं कि प्रेशर कुकर में चावल बन चुका है, एक कटोरी सब्जी है, उसको गर्म करना है, तो व्हाट ममा कैन डू? प्रेशर कुकर का लिड खोलेंगी, उसके अंदर कटोरी सब्जी वाली रखेंगी और प्रेशर कुकर बंद कर देंगी। इतनी उसके अंदर स्टीम अभी है कि वो सब्जी को 10 मिनट के अंदर ठीक ठाक टेम्परेचर पे खाने लायक गर्म कर दे। तो स्टीम को यूज किया गया है पकाने के लिए, ना कि वाटर या गैस को। तो मोमोज की कुकिंग कैसी होती है? उसको स्टीम से कुक किया जाता है। आई रिपीट, उसको स्टीम से कुक किया जाता है। बट अंडा जब बॉयल होता है तो स्टीम के साथ साथ वाटर भी लगता है उसमें। तो स्काइप जैसी कंपनी ने वोल्टे टेक्नोलॉजी यूज की। तो जिस कंपनी के पास इंडिया में ये कनेक्टिविटी थी, उन बेचारों के पास इतने पैसे नहीं थे कि ऑल इंडिया वो ये सर्विस लॉन्च कर पाए। आ गए हमारे मुकेश चाचू। सर आप मुकेश चाचू क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, ऑल इंडियन आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो मुकेश अंबानी और मेरे पापा भाई भाई हुए, तो मेरे चाचा जी लग गए। वो समझ में आ गई बात? तो उन्होंने इस कंपनी को पकड़ा। इस कंपनी का नाम शायद स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजीज करके कुछ था। उन्होंने इस कंपनी के लगभग 96% शेयर्स खरीद लिए। 96% बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो सारे के सारे कंट्रोलिंग राइट्स किनके पास आ गए? रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के पास। तो टेक्नोलॉजी दूसरे से खरीदी। एलटीई एक कंपनी थी, एलटीई कंपनी मोबाइल बनाती थी बेसिकली। इन्होंने उस कंपनी से बोला हमें 2,500-3 हजार रुपए का मोबाइल दे दो, हर महीने हम तुमको 50-100 रुपए और दे दिया करेंगे। और लोगों को बोला कि अगर आपको फ्री सर्विस चाहिए, एयरटेल से 4 गुना स्पीड हम आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री में। कंडीशन ये है कि आपको हमारी कंपनी का 4,500 रुपए का मोबाइल खरीदना पड़ेगा। LYF या LT टेक्नोलॉजी थी, ऐसी कंपनी थी कुछ, नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली। कंडीशन ये है कि आपको मोबाइल हमारा लेना पड़ेगा। अब ये ट्रैप चालू होता है, जब आप हमारा मोबाइल ले लेंगे और हमारा सिम इसी मोबाइल पे काम करेगा जो वोल्टे टेक्नोलॉजी वाला है, नॉर्मल फोन्स पे वो काम नहीं करेगा। तो पूरी तरह से हम आपको फंसा रहे हैं। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? लोगों ने क्या सोचा, यार 1,500 रुपए एयरटेल का एक महीने का कनेक्शन है, ये 4,500 में दे रहे हैं, 3 महीने भी अगर हमने इस्तेमाल कर लिया हमारे पूरे पैसे वसूल हो गए। 3 महीने इन्होंने सर्विस फ्री दी, फिर 3 महीने एक्सटेंशन, फिर 3 महीने एक्सटेंशन। टोटल लोगों को कितने महीने फोकट में सर्विस मिल गई? 9 मंथ्स। एयरटेल वाले चले गए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने। टेस्टिंग पीरियड में आप फुल सर्विस नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ आपको रेस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा।
अंडर मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, अब ये कानून इंडिया में नहीं है, अब चलता है कंपटीशन एक्ट 2002। इसके तहत आप इस तरह की कोई भी हरकत नहीं कर सकते जिससे लोग आपको फेवर करें और आपके चक्कर में दूसरे का धंधा चौपट हो जाए। खोपड़े में बात जारी है, अंबानी है, मैं नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कुछ बोलेंगे तो मेरा मोबाइल फोन भी बंद हो जाएगा। फैसला रिलायंस के फेवर में आया, इनको बोला गया कि आप अपनी सर्विसेज फ्री में देना बंद करें। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, 49 रुपीज पर मंथ हम आपसे लेंगे। कितना? और 99 की एक एनुअल प्राइम मेंबरशिप लोगों को लेनी पड़ेगी, तो 99 दे दीजिए और 49 रुपीज पर मंथ। सोचिए बच्चों, 1500 रुपए की सेवाएं कितने में मिल गई? 49 रुपीज में। तो लोगों के लिए तो अच्छा था, एयरटेल के सब्सक्राइबर घट के इधर आ गए, कुछ कंपनीज तो बंदी हो गई। धीरे धीरे 49 को बढ़ा के इन्होंने कर दिया 149, एंड एज ऑफ टुडे आपको लगभग 209 रुपए मिनिमम पर मंथ का रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो हमने 4 साल में 4 गुना पैसा आपसे लेना स्टार्ट कर दिया। इसको कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। समझ में आ गया? बचपन में जब आप खाना नहीं खाते थे तो मम्मी का बोलते ले ले खाना खा ले, लॉलीपॉप ले ले, होता था ना। आजकल क्या होता है, ले बेटा मोबाइल देख ले, बर्बाद कर ले अपने आप को। तो मम्मी का मोबाइल देख के बच्चे को खाना खिलाना इज अगेन अ स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी का मतलब एनी वेज एंड मीन्स थ्रू विच बाय विच यू कैन गेट योर उल्लू सीधा, गेट योर वर्क डन, दैट इज नोन एज अ स्ट्रैटेजी। जब वो 49 रुपीस में सर्विस देते थे, हाँ, ऐसा थोड़ी उनको मतलब नहीं, उनको नुकसान होता था, बट उनका लॉन्ग टर्म अप्रोच यही था, आज 49 में सर्विस देके लोगों को बटोर लो, कल को जब मेजॉरिटी सब्सक्राइबर्स हमारे हो जाएंगे तो हम रेट बढ़ा देंगे और अपने पुराने लॉसेस को कवर कर लेंगे। जिसकी वजह से जो यूज नहीं करता, देखिए हर इंसान के नाम के आगे जियो जियो लगने लग गया कि भाई एक नंबर तो है ही आपके पास एयरटेल वोडाफोन का, आपने एक एक्स्ट्रा ले लिया। धीरे धीरे पैसे जब कमाने लग गए, आप पोर्टिंग करा लीजिए, नंबर आपका सेम रहेगा बट सर्विस आपको वोल्टे की मिलेगी। और कंपनीज को क्या लगा, 50 से 60% मोबाइल ओनर्स रिलायंस की सर्विसेज ले रहे हैं। इन सब कंपनीज ने जो अपने मोबाइल फोन बनाने स्टार्ट किए, एवरीबडी स्टार्टेड अडॉप्टिंग वोल्टे टेक्नोलॉजी। तो आज मार्केट में जो फ्लैट बर्तन होते हैं कम बिकते हैं, क्योंकि आज भी घरों में इंडक्शन कुकटॉप बहुत कम है। बट अगर गवर्नमेंट इस चीज को और बढ़ावा दे और एलपीजी और महंगी करती जाए और गवर्नमेंट बोले कि भाई आपको इंडक्शन कुकर फ्री में मिलेगा, तो इंडक्शन कुकटॉप तो आपने फ्री में खरीदा, बट उसके बर्तन आप पैसा देके खरीदोगे ना। तो धीरे धीरे हर कंपनी प्रेशर कुकर बना रही है, डोंगा बना रही है, भगोना बना रही है, प्लेट बना रही है, तो वो भी किस तरह का बनाएगी, जो इंडक्शन कुकटॉप पे चले। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। पहले लोग एलईडी बल्ब नहीं खरीदते थे, आंख में बड़ा चुभता है, बट जब पता लगा एलईडी बल्ब 10 रुपए का है, चलता भी 4 महीने है, नॉर्मल वाला 40 रुपए का है, तो पीपल विल गो फॉर व्हाट, एलईडी। अब धीरे धीरे उन बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, उन कंपनीज ने भी एलईडी बल्ब बनाना स्टार्ट कर दिया और प्राइस 10 का 20, 20 का 50, 50 का 100 कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। टाइटन के शोरूम पे जाइए आप, या आप वो टाइटन आई के शोरूम में जाइए, बड़ा बड़ा बाहर पोस्टर लगा दिया 999, एक चश्मा नहीं मिलता 999 का, नालायक हो गया। सिर्फ पब्लिक को अंदर बुलाने का कॉन्सेप्ट है। लेंस कार्ड 1 रुपए में फ्रेम देंगे, लेंस आपको 3000 में चिपकाएंगे। इट इज व्हाट, इट इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। हमारा कस्टमर भी बड़ा चतुर हो गया आजकल। छोले भटूरे वाले के यहाँ जाता है, भटूरे का पैसा है ना, घर से 3 रोटी पैक करा के ले जाएगा, छोला तो फ्री में मिल रहा है ना। समझ में आ गया? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जगह बाइंग स्ट्रैटेजी बन जाती है उसकी। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो ऐसे ये बिजनेस इंस्टीट्यूशंस चलते हैं। सर इतना दिमाग इनके पास कहां से आता है? इतना दिमाग इनके अंदर तब आता है जब इनका ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन ठीक डायरेक्शन में जाता है। अब सर ये कौन सी बायो की क्लास आप चालू कर दिए? ये सो कॉल्ड गुड फीलिंग देने वाले कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे दिमाग में। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आई? तो आप भी जब थोड़ा क्रिएटिव होंगे, थोड़ा पबजी कम और सब्जी ज्यादा पे ध्यान देंगे, तो आपका भी ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन ठीक कनेक्शन में काम करेगा और आप भी ऐसी चीजें पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे। खैर, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब सबको समझ में आ गया? पक्का? चलो भाई, अगली चीज क्या है? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलोन वोंट वर्क। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास पैसे ही ना होते ऑल इंडिया बिजनेस लॉन्च करने के लिए, क्या जियो इतना बड़ा सक्सेस स्टोरी बनता? नॉट एट ऑल। बड़ा दिमाग है आपके पास, आप बहुत इंटेलिजेंट है, 4 बार आईआईटी क्वालिफाई कर चुके हैं, 2 रुपए आपकी जेब में, आप कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय नौकरी करने के।
तो यू शुड बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग अगर आपको अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करना है तो। नेक्स्ट वी हैव कॉम्पिटिटिव एज, मतलब आप जिस चीज को मार्केट में आउट करना चाहते हैं, आप उस कंपटीशन के लायक हो। आई रिपीट, आप उस कंपटीशन के लायक हो। तो रिलायंस का एक पहले भी फोन आता था, वो अनिल अंबानी की कंपनी थी। दे यूज्ड टू हैव सीडीएमए टेक्नोलॉजी बच्चों, और सीडीएमए टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, ये हाईवेज पे या ऐसे आउटस्कर्ट्स एरियाज में काम नहीं करता था, क्योंकि इसकी जो डिवाइस होती है वो छोटी दूरी तक सिग्नल फेंकती है, लॉन्ग सिग्नल ये नहीं फेंकती। तो मार्केट में लोगों के दिल और दिमाग पे क्या छाया था, जीएसएम। पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाइए फोन काम करेगा, बट सीडीएमए सिर्फ शहर के अंदर काम करते थे, बाहर काम नहीं करते थे। सर क्यों नहीं काम करते थे? बाहर टावर लगाते हैं, वो टावर्स बहुत एक्सपेंसिव होता था, उसका इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता था। दैट्स व्हाई कॉम्पिटिटिव एज कभी ये बना ही नहीं पाया। बातें समझ में आई कि नहीं? कंफर्म? तो एप्पल वाले जितना भी आईफोन बेच लें, कुछ भी बेच लें, बट हिंदुस्तानी आदमी को थोड़ा इजी सामान चाहिए। तो आईफोन स्टेटस सिंबल के लोग जरूर खरीद लेते हैं, बट स्टिल एंड्रॉयड की सेल को वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात की नहीं आई? कंफर्म? तो इन सारी चीजों को लोगों ने लिख लिया होगा आई सपोज। चलिए, सो ऑल ऑफ देम आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे बोलते हैं ना भाई, ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे नंबर ला पाएगा। वो अच्छे नंबर कब ला पाएगा? जब वो अपने इंटेलिजेंस को यूज करेगा, जब एग्जाम में कुछ लिख कर आएगा। फंडामेंटल लॉजिक इज गेटिंग क्लियर और नॉट? तब वो इंटेलिजेंट माना जाएगा। तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप रेगुलर क्लास करते हैं, बट घर जाके आप पढ़ते ही नहीं है, अगले दिन आने से पहले आप रिवाइज ही नहीं करते हैं, तो ठेंगा आपका इंटेलिजेंस कोई काम आएगा? तो आपका इंटेलिजेंस किसी लायक नहीं है, वो सिर्फ मम्मी का बोलना पड़ोसी वाली आंटी को जलाने का काम आएगा बस, और वो किसी काम का नहीं होगा। तो नेवर अज्यूम कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो बिजनेस चल जाएगा, आपके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं तो चल जाएगा। सब कुछ था मिस्टर अनिल अंबानी के पास, तब भी क्यों टाइम फेस हो गया? कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स में कोई गड़बड़ी रह गई होगी। समझ में आ रही है बातें? चलिए, सो नेक्स्ट वी हैव कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? एम्प्लॉइज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया मशीन आपने लगाई है फोटोकॉपी वाली, जनरेटर बहुत बढ़िया है, डीजल खत्म भी हो गया, इन्वर्टर का बैकअप भी है 24 घंटे का, आदमी ही नहीं है जो फोटोकॉपी कर पाए। विल यू बी एबल टू जनरेट अ सिंगल रूपी रेवेन्यू फ्रॉम योर बिजनेस? नो। स्कूल की बिल्डिंग A1, स्कूल की बिल्डिंग A1, बाथरूम का वॉशरूम का जो एग्जिट पाइप है उसके अंदर भी एसी की हवा जाती है। समझ में आ रहा है? सारी क्लास में सबसे महंगे LG के डिजिटल बोर्ड्स लगे हुए हैं। व्हाट इट क्लियर? एक क्लास से दूसरे क्लास पे जाने के लिए टीचर के लिए गोल्फ कार दी गई है, बच्चों को घर से लाने के लिए रोपवे सिस्टम है, सब कुछ अच्छा है, बट प्रॉब्लम इज दिस कि टीचर ही नहीं है स्कूल में। तो क्या आप उस स्कूल में पढ़ना चाहेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। तो जब एम्प्लॉय ठीक नहीं होगा, लाख आपके रिसोर्सेज बहुत अच्छे हो, पीपीटी बहुत अच्छी है ना, पीपीटी बहुत अच्छी है ना, आदमी घूम रहा है, चल रहा है, कुछ भी भौंक रहा है, इंटरैक्टिव पीपीटी है, बट अगर मेरे पास जियो का एग्जाम्पल ही ना हो, मेरे पास जियो का एग्जाम्पल ही ना हो, मैं सिंपली दो लाइन एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर। अच्छा चलो आगे चलते हैं। आप कहेंगे क्या सर आप पका रहे हैं? सर इट इज नॉट जनरेटिंग एनी प्रोडक्टिव इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो आपके लिए मैं या ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो मैंने देखा है मेजोरिटी टीचर्स को पढ़ाते हैं बच्चा बेचारा निन्नी मोड एक्टिवेटेड। अब इसमें गलती बच्चे की पूरी तरह से नहीं है, हो सकता है 10% वो रात को चौकीदारी मोहल्ले में कर रहा हो इसलिए सो गया हो, या हो सकता है कि आज रात में चौकीदारी करनी हो इसलिए दिन में सो रहा हो, बट पूरी गलती बच्चे की नहीं होती है, कुछ टीचर की भी है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक लड़के और लड़की की जब शादी हो जाती है तो रिश्ता सिर्फ उन दोनों के बीच में नहीं होता है, सास ससुर समधी समधन इन सब के बीच में होता है। लड़की की माँ हर दिन उसको भड़काए जा रही है पति के खिलाफ, डाइवोर्स तो होना ही होना है। तो इट इज द पीपल हु आर इंपॉर्टेंट, इट इज द पीपल हु रेगुलेट द रिलेशनशिप। समझ में आ गई बात कि नहीं? आप बहुत अच्छी कंपनी, आपका एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, बट आपको बात करने की तमीज नहीं है अपने एम्प्लॉय से। तो भाई एम्प्लॉय ने कोई उधार नहीं खाया हुआ, नौकरी कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो आप उसको तनख्वाह दे रहे हो, वो ज्यादा दिन आपके पास टिकेगा नहीं, वो भाग जाएगा। अभी 2 साल पहले की बात है, टाटा मोटर्स ने जब ये जैगवार लैंड रोवर वगैरह खरीद लिया था, हैरियर वगैरह डिजाइन हो गई थी, जो इनके सीनियर मोस्ट डिजाइनर थे उन्होंने कंपनी छोड़ दी। 24 करोड़ रुपए तनख्वाह थी उनकी। आप कह रहे सर अजीब पागल आदमी था, 24 करोड़, हमको सर 2.5 करोड़ मिलेगा हम कर लेंगे। उसको दूसरा पैकेज 40 करोड़ का ऑफर हुआ था। बट रतन टाटा जी को क्या समझ में आया,
इतनी औकात नहीं तुम्हारी कि मैं तुमको 40 करोड़ दूं। मेरे मतलब भर का काम जैगवार लैंड रोवर को लेने के बाद हो गया। अब हम जैगवार लैंड रोवर के डिजाइन कॉपी करके अपनी हैरियर और सफारी गाड़ी बेचेंगे। खोपड़े में बात गई। तो आप हैरियर देखिए, सफारी देखिए और जैगवार लैंड रोवर की एवोक गाड़ी देखिए, डिजाइन मोर और लेस आपको सेम लगता होगा। तो अब उन्हें बहुत महंगे डिजाइनर का काम है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो पीपल शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। चल रहा है, कल को आप भी एक बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, आपने बहुत अच्छा एम्प्लॉय रखा, बेचारे ने थोड़ी सी गलती कर दी। क्या गलती कर दी? टाइम कम था, अपने ऑफिस केबिन में ही लंच टिफिन बॉक्स खोल के खाने लग गया और आपने उसको चप्पल ही चप्पल मारनी स्टार्ट कर दी। अब वो कल से नौकरी पे नहीं आएगा अनटिल अनलेस बेचारे की बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो। बात समझ में आ रही है? व्हाट आई मीन टू से? बात समझ में आ रही है बच्चों? क्योंकि केस स्टडी में आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई सारी चीजें, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्ट्री वेंट अप बाय 10%, 20%, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, all the resources, plant and machinery, technology, competitive edge, marketing strategy, falana dimkana was available, but out of them which element is most important? तो आपका आंसर क्या होगा? ह्यूमन बींग्स। साइकोलॉजी का आंसर नहीं है, बिजनेस स्टडीज का आंसर है, कॉमर्स का आंसर है। क्या लिखेंगे? ह्यूमन बींग्स। समझ में आया? जूम इंपॉर्टेंट है, एयरटेल का इंटरनेट कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, डिजिटाइजर अंकल इंपॉर्टेंट है, लैपटॉप चाचू इंपॉर्टेंट है, एसी मौसी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? हाँ, कर्णधार मैं। समझ में आई बात की नहीं? चलिए, सो पीपल परफॉर्म लॉट ऑफ एक्टिविटीज। फाइनेंस वाले का काम है भाई वो फाइनेंस हैंडल करेगा। प्रोडक्शन मैनेजर का काम है, आपको लग रहा होगा सर ये तो हम गेम जोन में जाके कार चला रहे थे ऐसे ही। प्रोडक्शन मैनेजर का काम है भाई वो देखता रहे कि जब गुड्स की मार्केट में अवेलेबिलिटी हो तभी एडवर्टाइजमेंट दे। मैनी टाइम बच्चों आपने एक्सपीरियंस किया होगा, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आ गया किंडर जॉय का, आप बाजार में गए आपको किंडर जॉय अवेलेबल नहीं है। किसकी गलती है ये? किंडर जॉय वालों की तो है, बट किंडर जॉय वालों में ढेर सारे लोग हैं ना, फाइनेंस वाला भी है, प्रोडक्शन वाला भी है, मार्केटिंग वाला भी है। कैन यू होल्ड फाइनेंस प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? नो सर। केस स्टडी ऐसी बन के आएगी, केस स्टडी ऐसी बन के आएगी। In spite of good lucrative in advertisements shown on television sets or telecasted through radio, customers were highly inclined to buy the product, but still the product was not made available into the market. Whom do you consider is the faulty department? Finance, production, raw material purchase department और distribution channel? तो आपका आंसर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा। फाइनेंस वाले क्या गलती भाई? समझ में आया कि नहीं? तो बच्चा अगर क्लास में फेल हो रहा है तो क्या इसमें स्कूल के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की गलती है कि उन्होंने सफेद रंग के पेपर पे काले रंग से क्यों छापा? शायद नीले से छापते तो कलर देख के कुछ इफेक्ट आता। नो। क्या पेपर बनाने वाले टीचर की गलती है? 50 में अगर 45 पास हो गए, 5 फेल हो गए, मनुष्य उस बच्चे की ही गलती है कि वो नालायक पढ़ के नहीं आया है। अंडरस्टैंडिंग? सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों का काम है भाई, अब लोग पता है मार्केटिंग से क्या समझते हैं? सामान बेचना। बिल्कुल नहीं। राइट फ्रॉम द स्टेज व्हेन आई थॉट कि मेरे को बिजनेस स्टडीज का लेक्चर इंपार्ट करना है, टिल योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इन द डाउट सेशन, इट इज मार्केटिंग। सर कहने का मतलब प्रोडक्ट बनाने की डिजाइन की स्टेज से स्टार्ट होता है और आफ्टर सेल सर्विस पे खत्म होता है। अभी मारुति वाले सोच रहे हैं एक नई गाड़ी लॉन्च की जाए और नई गाड़ी का नाम अभी डिसाइड हो रहा है और गाड़ी का उन्होंने नाम रख दिया स्वीकृति। क्या नाम रखा है? स्वीकृति। अभी गाड़ी का डिजाइन में कुछ नहीं फाइनल हुआ, सिर्फ नाम फाइनल हुआ है। बहुत काम करना है अभी तो। और उसके बाद गाड़ी मार्केट में लॉन्च होगी, आफ्टर सेल सर्विस भी होगा इस गाड़ी का, तब जाके कंप्लीट होगी हमारी एक्टिविटी ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? मार्केटिंग। तो प्लीज नेवर अज्यूम कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट की सेल से होता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थॉट प्रोसेस से स्टार्ट होगा और आफ्टर सेल सर्विस पे खत्म होगा। एडवर्टाइजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स प्रमोशन, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। गॉट इट? प्लीज अपडेट दिस क्विकली इन योर कॉपीज। तो सब लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की किसी एक इंसान के भरोसे नहीं है, इट इज द मल्टीपर्पज। तो इफ यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर वेरी सोशल पर्सन, आप मतलब एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग हो, तो इसमें आपका कंट्रीब्यूशन के साथ साथ पापा मम्मी दादा दादी जी नाना जी नानी जी सबका कंट्रीब्यूशन है। बात समझ में आई? चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर।
सो मैनेजमेंट होता क्या? अब लोग कहेंगे सर आपने तो पढ़ाई दिया है, वो तो मेरी डेफिनेशन थी, ये किताब की है। इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल दीज इंडिविजुअल्स। सर हु दीज? अरे यही सब अपने फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, इन सब का जो कंबाइंड एफर्ट होता है, हम इसी को सो कॉल्ड मैनेजमेंट बोलते हैं। प्रोडक्शन वाला बहुत अच्छा है, मार्केटिंग वाला अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट बेकार है। मार्केटिंग प्रोडक्शन अच्छा है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है आपका, मैनेजमेंट एकदम बेकार है। तो समोसा तब बिकता है हलवाई का जब समोसे के टेस्ट के साथ साथ बेचने वाले की शक्ल पे 12 ना बजे हो। समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो सपोज इफ रिलायंस जियो के प्रोडक्ट्स दाऊद इब्राहिम साहब एडवर्टाइज करने लगे, क्या आप खरीदेंगे ऐसा प्रोडक्ट? लाख अच्छा हो, आप ऐसे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। तो भाई अमिताभ बच्चन जी हर चीज के एडवर्टाइजमेंट में आते हैं, वो बैंक से लोन भी दिलवा देते हैं, आपकी मम्मी का गोल्ड भी गिरवी रखवा देंगे, उनके घर में घड़ी डिटर्जेंट यूज होता है, और वो कौन सी नमकीन खाते हैं? बीका जी नमकीन खाते हैं। लीवर काम करता है 10% नमकीन खाते हैं बीका जी। क्लियर? तो बीका जी नमकीन उतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज अमिताभ बच्चन इज एडवर्टाइजिंग, ऑटोमेटिकली उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। समझ में आया? शाहरुख खान वो 2 कौड़ी की शेविंग क्रीम होती है वी जॉन, उसको इस्तेमाल करते हैं, ऐसा दिखाते हैं वो लोग, उनकी शेविंग क्रीम तो विदेश से आती होगी, तो लोग इसलिए फैसिनेटेड हो जाते हैं। प्रियंका चोपड़ा जी ने एक आईफोन खरीद लिया, हमारी देश की लड़कियां भी आईफोन खरीद ली, बेवकूफ कहीं की। ये मैं प्रियंका चोपड़ा को बोल रहा हूँ, देश की लड़कियों को नहीं बोल रहा हूँ। समझ में आई बात कि नहीं? और वो ऋतिक रोशन की पहाड़ कुदा रहे हैं, या लड़का साइकिल ना कुदा पाए नाली के ऊपर से, और वो कह रहे हैं ड्यू पी के पहाड़ कुदा लो। क्या बेवकूफी की बातें हैं भाई। तो ये प्रोडक्ट इसलिए बिकते हैं क्योंकि इनका ऐसा ऑरा क्रिएट कर दिया जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इन एडवर्टाइजमेंट से दूर रहा करिए, ये सब फर्जी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, इनका वास्तविकता और सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? और नीचे छोटी सी लाइन होती है कि ये स्टंट्स अंडर सुपरवाइज्ड कंडीशन में परफॉर्म किए गए। झूठ बोलते हैं, कोई सुपरवाइज कंडीशन नहीं होती है। ऋतिक रोशन का डुप्लीकेट बाइक पे बैठा होता है, थोड़ी सी बाइक चलाता और पूरी वीएफएक्स की एडिटिंग होती है। समझ आया? और आपको लगता है अरे वाह बाइक कुदा दी, आपने कहा हम भी आज चालू करते हैं, आज हम पलंग से सोफे पे कूदेंगे, फिर साइकिल को नाली के ऊपर से कुदाएंगे, और उसके बाद कहीं पापा में पता लग गया तो डंडा कुदाएंगे आपके ऊपर। तो इन सब हरकतों पे बिलीव ना किया करें। ओके चलिए, सो एम क्या है भाई ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट का? हम इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं एफर्ट्स? मार्केट लीडरशिप। क्यों? मारुति वाले 20 साल, 30 साल, 40 साल बोल लीजिए, 40 साल पहले जब कंपनी 83 में फॉर्म हुई, 1-2 प्रोडक्ट्स बेचते थे। 1998 पहले 15 साल 2 तरह की गाड़ियां बेची, ओमनी दैट इज मारुति वैन, और मारुति 800। जब कंट्री में हुंडई आया, जब कंट्री में टाटा वाले अपनी इंडिका गाड़ी लेके आए, जब कंपनी मटीज स्पार्क जैसी गाड़ी जो आज आप जानते हैं वो मटीज के नाम से आती थी, डेवू कंपनी की, मारुति को लगा कि भाई हमारी जो मार्केट लीडरशिप 83-85% की थी वो घट के 65% पे आ गई है। पहले लोग मारुति की गाड़ी खरीदने के लिए 1-1, 2-2 साल की वेटिंग पे थे। अब आप शोरूम में टहलते हुए जाइए और गाड़ी चलाते हुए बाहर चले आइए। अब मारुति हर 6 महीने में एक नया मॉडल लेके आता है। व्हाई? क्योंकि उनको मार्केट में अपनी लीडरशिप मेंटेन करनी है। मैकडॉनल्ड्स भाई ये घटिया बर्गर बेचता था, जब बर्गर किंग आया पूंछ में आग लगी, उन्होंने भी अपने प्राइसेस को उस तरह से रोकना बंद कर दिया, उन्होंने भी अपनी वैरायटी और बढ़ा दी। तो इफ यू वांट टू मेंटेन लीडरशिप इन द मार्केट, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप सबसे आगे रहे। बातें सुनाई पड़ रही, समझ में आ रही है? तो अभी मेरे से एक पेरेंट ने पूछा सर 11th का बैच, मैंने कहा कल से स्टार्ट हो रहा है ऑल दैट, आज से स्टार्ट हो गया, आधा बैच फुल भी हो गया लगभग। तो उन्होंने कहा सर अभी इनको अपनी नानी के यहाँ जाना है, तो इनकी क्लासेस मिस हो जाएंगी, तो कैसे पॉसिबल है रिकवरी? मैंने कहा कोई रिकवरी की जरूरत ही नहीं है, पैरेलल ऑनलाइन क्लास चलती है, दे कैन अटेंड। सर मान लीजिए कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने कहा पूरा लाइव क्लास का वीडियो होता है, वो देख सकते हैं, बाद में कॉल कर सकते हैं। तो लाइक दिस आई एम एबल टू मेंटेन मार्केट लीडरशिप की भाई किसी बच्चे की क्लास का नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? प्रॉफिट इंक्रीज होने चाहिए, आज 100 कमाया तो कल 200 कमाएंगे, परसों 400 कमाएंगे। मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स, कोक डाइट का नाम लोगों ने सुना होगा, वहां फर्जी कोल्ड ड्रिंक। कोक डाइट से बोलते हैं कि इसमें कैलोरी कंटेंट कम होता है और उसमें नॉर्मल कोक से भी ज्यादा कैलोरी कंटेंट है। समझ में आ रही है बात की नहीं? पक्का? क्योंकि हर वो चीज जो मीठी है, शुगर एडेड है, उसमें कैलोरी कम हो जाए, ये बहुत बड़ा अंधविश्वास और धोखा है। मैक्सिमाइजिंग सेल्स, तो कंपनीज कैसे सेल्स मैक्सिमाइज करती हैं?
अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फेस्टिव सीजन में तनिष्क वाले क्या बोलते हैं, 10 ग्राम गोल्ड कॉइन लकी ड्रॉ में मिलेगा। लकी कौन है, तनिष्क वाले, उन्हीं को मिलता है वापस। साबुन के अंदर एक पेंडेंट सेट मिलेगा, पड़ोस के शर्मा अंकल 20 बोरी साबुन खरीद के ले आए जिंदगी भर नहाने के लिए, पेंडेंट सेट का पी तक ना मिला उनको। तो ये क्यों किया जा रहा है, ताकि सेल मैक्सिमाइज हो। कंपनीज सामान बेचती हैं बड़ा महंगा, लक्स का इंटरनेशनल सोप 40 रुपए का, मैं 2 बार चेहरे पे लगाया, चेहरा वैसी था, तो मैंने क्या फायदा, फिर रिन से रगड़ के धो लिया, थोड़ा साफ हुआ। तो कंपनीज ऐसे ही करती है। टाटा टेटली सबसे महंगी चाय है, ठीक है, जो आपके घर में आती होगी। फिर टाटा की थोड़ी सस्ती वाली चाय टाटा तेज मेरे घर में आती है, और फिर टाटा अग्नि जो शीला और मुन्नी घर में आती है, अरे हमारी हाउस हेल्प जो है उन लोग के आती है। तो कंपनी क्यों इस तरह का प्रोडक्ट बेचती है, इसलिए ऐसा प्रोडक्ट बेचती है भाई जिसकी जैसी इनकम कैपेसिटी वो वैसा प्रोडक्ट खरीद ले। तो एक बार मैं मैकडॉनल्ड गया, अभी हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, तो मैंने कहा वेज बर्गर देता, बड़े चतुर टाइप के, 65 रुपए प्लस जीएसटी। मैंने कहा यहाँ तो 49 लिखा हुआ है। कह रहे सर आपने वेज मांगा था। मैंने कहा भाई आलू वाला। कह रहे सर यू शुड हैव सेड आलू टिक्की। मैंने कहा आलू वाला बोला तो और क्या बोलूं मैं, आलू वेज नहीं होता क्या? कह नहीं सर वेज का मतलब मैक वेज ही होता है। मैंने कहा नहीं, वेज का मतलब आलू होता है। तो कह रहे नहीं सर अब तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू पे यू फॉर दैट। बिल बन चुका था, तो उनके मैनेजर साहब आए, बिल कैंसिल किए, क्रेडिट नोट वगैरह बनाए, काटा पीटी किए, फिर नया बिल निकाले और मेरे को बर्गर दे दिए। तो ये क्यों कर रहे हैं भाई, जो गरीब लोग हैं मेरी तरह वो 49 वाला बर्गर खा ले, जो रईस है आपकी तरह वो डबल वाला नहीं आता जिसमें डायनासोर की तरह मुंह खोलना पड़ता है एनाकोंडा की तरह, डबल ऊपर वगैरह वगैरह। गॉट इट क्लियर? तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि जो ज्यादा अफोर्ड कर सकता है वो महंगा प्रोडक्ट खरीदे, उसको महंगा प्रोडक्ट चिपकाया जाए। अंडरस्टैंडिंग? तो मैं जूम पिछले 2-3 साल से यूज कर रहा हूं और मैंने जूम वालों को पैसा नहीं दिया। जूम समझ गया कि आदमी 40 मिनट में अपना काम कर ले रहा है, ये पैसा तो कभी देगा नहीं। तो उनकी मेंबरशिप थी 1300 रुपए महीने की। उन्होंने पिटी यूजर्स, स्मॉल यूजर्स, मिनी यूजर्स, पेटी यूजर्स, नॉट पिटी यूजर्स, पेटी यूजर्स के लिए एक नया जूम 1 प्रो करके एप्लीकेशन बना दिया, जिसमें क्लास का ड्यूरेशन 40 मिनट नहीं होगा, होगा उससे ज्यादा, अनलिमिटेड क्लास चलेगी, बट पार्टिसिपेंट 100 से ऊपर नहीं होंगे। मैंने खरीद लिया तुरंत। तो इस तरह से प्रोडक्ट को आप डिजाइन करिए ताकि वो हर नीडी कस्टमर की नीड को फुलफिल कर दे। पीटर इंग्लैंड का नाम सुना है? एक बार गए थे इनके शोरूम में 5-7 साल 10 साल पहले, तो मैंने कहा बड़ी महंगी शर्ट है 800 रुपए, कुछ सस्ती, तो कह रहे सर पीटर इंग्लैंड है। अरे मैंने कहा पीटर कानपुर, पीटर लखनऊ, पीटर दिल्ली, पीटर मथुरा दे दो, ऐसी क्या बात है, हमें कौन इंग्लैंड मैन के फील आएगा कि हम क्वीन एलिजाबेथ के भतीजे के भाई हैं। तो कह रहे नहीं सर इट इज ब्रांडेड। पीटर इंग्लैंड, लुई फिलिप, वैन हुसैन, तीनों एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है, मधुरा कोट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी किसकी है? कुमार मंगलम बिरला जी की, लार्सन एंड टूब्रो, आदित्य बिरला ग्रुप की। एक ही कंपनी है, अलग अलग ब्रांड पे डिजाइन के हिसाब से कपड़ा बनाती है। सर मैंने केल्विन क्लेन की टी शर्ट पहनी है, लुधियाना की फैक्ट्री में बनी हुई है टी शर्ट, आपको लग रहा है कि ये सीधे लंदन से आई है। पेपे लंदन, वही बनी, ये सब हिंदुस्तान के अंदर ही है, सिर्फ ब्रांड नेम है जिसकी वजह से हमको आपको लूटा जाता है। तो कृपया करके लुटना पुटना नहीं है। समझ में आया? तो कस्टमर बेस ऐसे ही बनता है, जो रईस लोग हैं उनको महंगा सामान चिपकाओ, जो गरीब लोग हैं मेरी तरह उनको थोड़ा सस्ता बेचो, तो आपका कस्टमर बेस बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाइड एंड सीक का बिस्किट, सॉरी बिस्कुट कुछ लोग बोलते हैं इसको, 10 रुपए का भी पैकेट आता है, 60 वाला भी आता है। पारिवारिक खानदानी लोग हैं तो 60 वाला खरीदेंगे, सड़क चलते आवारा है तो 5 और 10 वाला खरीद लेंगे। कस्टमर तो दोनों तरह के मिल गए ना इनको। ओके, इनकी फोटो आपने देखी होगी, नजर आ रहा होगा कौन है ये, एनआर नारायण मूर्ति। इनके जो दामाद हैं वो हैं हमारे यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी। ये हैं हमारी पेप्सिको की इंदिरा नूई जी, इंडिया में रहती तो चूल्हा चौका बर्तन करती, बाहर चलेंगे तो पढ़ लिख गई। ये कौन है? सुनील भारती मित्तल। एंड अब आ रहे हैं कौन? रतन टाटा। इसमें से कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने प्रॉपरली एमबीए किया हो। हाँ, मिस्टर नारायण मूर्ति जी एक आईआईटीएन है, इतनी क्रिएटिविटी वहां जाके सीख गए कि उन्होंने इतने बड़े बड़े वेंचर्स सेटअप किए। तो इनके बारे में और चीजें हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आई होप सो कि लेक्चर ठीक ठाक लगा होगा, बोरिंग जरा भी नहीं था, नींद किसी को नहीं आई होगी, 55 मिनट कैसे बीत गए किसी को पता भी नहीं लगा होगा। तो एक लाइक दे दीजिएगा, अंगूठा दबा दीजिएगा, नहीं तो अंगूठा छाप मारे जाएंगे। ओके, चलिए अगली क्लास में मुलाकात